हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है उनमें क्लासेस पर। हमारी फटाफट रिवीजन सीरीज़ का ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मौर्य काल। और जो नोट्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है पीटी के एग्ज़ाम में। ठीक है, आप इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ें, बहुत ही सटीकता से बनाए गए नोट्स हैं ये। ठीक है, बिना कहीं देरी के शुरू करते हैं फिर अपना ये टॉपिक मौर्य काल। मौर्य काल में मौर्य वंश से पहले हमें एक वंश और पढ़ना होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो है हमारा नंद वंश। कौन सा है? नंद वंश। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वंश है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। चलिए, जो महत्वपूर्ण जानकारी है इसके बारे में वो ले लेते हैं। इसका संस्थापक जो था वो कौन था? इसका संस्थापक था महापद्मानंद। कौन था? महापद्मानंद। इसने जो उपाधि धारण की थी वो कौन कौन सी थी? उग्रसेन की, परशुराम का दूसरा अवतार, एकराट, सर्वछत्र, ये उपाधियाँ इसने धारण की थी। महापद्मानंद के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठा था, उसका नाम था धनानंद। क्या नाम था? घनानंद। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय घनानंद ही मगध की गद्दी पर बैठा हुआ था। ठीक है, चलिए बस इतना ही था। इन दोनों यही दो पिता पुत्र थे जिन्होंने नंद वंश में शासन किया था। उसके बाद तो मौर्य वंश की शुरुआत हो गई थी। और अब बात कर लेते हैं मौर्य वंश की। चलिए, तो मौर्य वंश में का जो संस्थापक था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने में सबसे जो बड़ा हाथ था वो कौन थे? वो थे चाणक्य। चाणक्य, इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कौटिल्य, विष्णुगुप्त, भारत का मैकियावली। ठीक है, इन सभी नामों से किन्हें जाना जाता है? चाणक्य के लिए। आगे हम बात कर लेते हैं अपनी। क्या चाणक्य ने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? अर्थशास्त्र। इसके बारे में हमें ध्यान रखना है, अर्थशास्त्र के बारे में। ठीक है, ये बहुत अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी और ये किस पर आधारित थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राजनीति विज्ञान पर आधारित थी। किस पर? राजनीति विज्ञान पर। अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं है कि अपने यहाँ इकोनॉमिक समझने से आप, ये राजनीति विज्ञान पर आधारित थी। अच्छा, चंद्रगुप्त के नाम के बारे में भी कभी कोई क्वेश्चन आता है कि इसके और भी नाम थे। कौन कौन से नाम थे? जैसे चंद्रगुप्त के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो एक तो ये था एंड्रोकोटस, जो प्लूटोटार्क ने दिया था। ठीक है, और दूसरा था ये सेंड्रोकोटस, ये जस्टिन ने था। जस्टिन के बारे में हम आपको आगे बताएंगे डिटेल में, जस्टिन कौन है या क्या है। ठीक है, और बात कर लेते हैं आगे। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम दुर्धरा था। कौन था? क्या नाम था? दुर्धरा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था इसने। और निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। हम जो बता रहे थे ना आगे कि जस्टिन के बारे में बताएंगे। जस्टिन इसी हेलेना का बेटा था, यानी कि चंद्रगुप्त का बेटा ही था वो, जो हेलेना से पैदा हुआ था। ठीक है, मेगास्थनीज इनके दरबार में राजदूत बनकर आया था। और जब ये युद्ध समाप्त हुआ निकट के साथ में, तो चंद्रगुप्त को दहेज के तौर पे क्या क्या मिला था? काबुल, कांधार, हेरात, मकरान आदि चंद्रगुप्त मौर्य को मिले थे ये। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के यही मेन पॉइंट थे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला जो लास्ट में क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में क्या कर लिया था? जैन भिक्षु बन गए थे चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में। उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। किससे? भद्रबाहु से। भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। किससे? भद्रबाहु से। इन्होंने श्रवण बेल गोला में, जो कर्नाटक में है, पर चंद्रगिरी पहाड़ियों में संलेखना व्रत के द्वारा जो प्राण त्याग दिए थे अपने। किसके द्वारा? संलेखना विधि के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। संलेखना विधि के द्वारा प्राण त्यागे थे इन्होंने। ठीक है, इनका बेटा था बिंदुसार, जो इनके बाद राजगद्दी पर बैठा था। बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। ये राजगद्दी बैठा था। ये कब बैठा था राजगद्दी पर? 298 बीसी में। 298 बीसी में, 298 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके अन्य नाम भी थे। कौन कौन से थे? अमित्रघात और सिंहसेन भी इसी को बोला जाता था। ठीक है, इनकी माता कौन थी? दुर्धरा, जो दुर्धरा से विवाह हुआ था। जो हेलेना से शादी हुई थी, निकेटर की जो पुत्री थी, उससे जस्टिन पैदा हुआ था। और जो दुर्धरा से शादी हुई थी उनसे बिंदुसार पैदा हुआ था। बिंदुसार को ही राजगद्दी मिली थी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। इनका एक मित्र था एंटियोकस, उनसे पत्राचार चलता रहता था उनका। और उनके द्वारा राजदूत भेजा गया था बिंदुसार के दरबार में। उसका नाम क्या था? डायमेकस। क्या नाम था? डायमेकस। एक अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं अपना कि बिंदुसार ने
एंटियोकस से जो सीरिया का शासक था, उसे 3 चीज़ें पत्र माध्यम से मांगी थी। पहला तो मांगा था सूखी अंजीर, दूसरा मांगा था अंगूरी मदिरा। जो मदिरा तो आप सब जानते ही हैं, उसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है, अंगूर से बनती है ना, वो वाली मदिरा मांगी थी। और एक मांगा था दार्शनिक। भाई ये दार्शनिक देने को तो उसने मना कर दिया, कोई दार्शनिक हम नहीं दे पाएंगे, ये अपनी चीज़ें ले जाइए, आपने बाकी चीज़ें मांगी हैं। दार्शनिक को मना कर दिया था। बिंदुसार के समय में ही तक्षशिला का क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। तक्षशिला का विद्रोह हुआ था बिंदुसार के समय में, जिसे दबाने के लिए सबसे पहले तो उसने अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा था। उसके बाद जब सुसीम नाकाम हो गया था, उसे विद्रोह को दबाने में असफल रहा था, तब उसने अशोक को भेजा था। अशोक उस समय अवंती का राज्यपाल था। अवंती का राज्यपाल नियुक्त कर रखा था अशोक को। ठीक है, अब हमारा जो अब अगला टॉपिक है, जो अगला सम्राट है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक से। बिंदुसार से भी आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं उनसे, ठीक है, बस लेकिन इन दोनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बात कर लेते हैं फिर अशोक की। दरअसल ये सम्राट अशोक इन्हें बोला जाता है, ज़्यादा बेहतर है हर बार। वास्तव में ये सम्राट अशोक कहलाने लायक थे। तो 273 बीसी से लेकर 232 बीसी तक इनका कार्यकाल रहा था। इनके पिता कौन थे, बिंदुसार। माता कौन थी, सुभद्रांगी। और इनकी जो पत्नियां थीं, कई शादियां हुई थी। तो पत्नियां थीं, महादेवी थी, इन्हें देवी, सिर्फ देवी बोला जाता था, कौरबा की, असंगमित्रा, और ये थे तिस्सर रक्षिता। ये बौद्ध धर्म से जब बौद्ध धर्म धारण कर लिया था उसके बाद इनसे शादी हुई थी। और एक थी पद्मावती। ठीक है, इनका राज्याभिषेक हुआ था 273 बीसी में, लेकिन वास्तविक राज्याभिषेक की बात की जाए तो 269 बीसी में हुआ था। इस बीच में ये संघर्ष ही करते रहते अपने भाइयों के साथ में, उनका दमन करते रहते। और अन्य जगह भी अपने अखंड भारत की जो नींव रखने के लिए जो तमाम युद्ध किए थे, उसी युद्ध में व्यस्त रहते इन्हीं बीच में। उसके बाद जब बौद्ध धर्म धारण कर लिया था, उसके बाद से ही सही मायने में उन्होंने शासन किया, या सम्राट अशोक उसके बाद सही मायने में कहलाए थे। उससे पहले तो सिर्फ अशोक के नाम से ही लोग इन्हें जानते थे। और इनके अन्य नाम भी थे, कौन से, देवानाम पिय, अशोक वर्धन, बुद्ध शाक्य। अशोक ने अपनी पुत्रियों संघमित्रा और चारुमती तथा पुत्र महेंद्र को कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। महेंद्र को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए। इसमें से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं इन दोनों में से, खासकर महेंद्र को लेकर, कि किसे श्रीलंका को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था श्रीलंका के लिए, तो महेंद्र को। और पुत्री को नाम भेजा था चारुमती और संघमित्रा। इन तीनों को भेजा था इन्होंने। अब बात कर लेते हैं इनकी जो पत्नियां थीं, कौन कौन से संतानें थीं। तो जो देवी पत्नी थी, देवी या महादेवी, तो उनसे संघमित्रा, महेंद्र और चारुमती, ये 3 बच्चे इनसे थे। एक कौरबाकी से शादी की थी, तो उनसे एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था तीवर नाम था। ये पुत्र तीवर नाम नहीं था, सिर्फ लिख रखा है कि ये पुत्र था, क्या, तीवर। पद्मावती से जो पुत्र प्राप्त हुआ था, कुणाल, वो उत्तराधिकारी बना था। इनके बाद जो उत्तराधिकारी बना था वो कुणाल बनना था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अशोक के बारे में, क्या क्या चीज़ है। अशोक ने 14 तो शिलालेख बनवाए थे। कितने, 14 शिलालेख। स्तंभ लेखों की बात कर ली जाए तो 7 स्तंभ लेख थे। गुहा लेखों की बात की जाए तो 3 गुहा लेख थे। कलिंग युद्ध का वर्णन, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता भी है, कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो 13वें शिलालेख में। किसमें, 13वें शिलालेख में। 13 शिलालेख में। शिलालेखों पढ़ने वाले कौन था, जेम्स प्रिंसेप था, जिसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि थी। अधिकांश जो शिलालेख थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, और भी कई लिपियों में लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश जो थे ब्राह्मी लिपि में थे। जिनमें से सहवाजगढ़ी और मानसेरा जो थे, ये खरोष्टी लिपि में थे। 1-2 लिपि और भी थी, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये खरोष्टी लिपि वाले सहवाजगढ़ी और मानसेरा जो थे, ये खरोष्टी लिपि में, और बाकी ब्राह्मी लिपि में। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो छोड़ दिए गए हैं, आप इतना ध्यान रखें। और बस, और आखिरी पॉइंट है हमारा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था बृहद्रथ। सही है, बस इतना ही टॉपिक था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सारे क्वेश्चन जो हमारे यहीं से बन जाएंगे, इस बार पेट में कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, और आप
आप ये मान के चलिए कि 99% यहीं से फंसेगा। ठीक है, आपको ये टॉपिक कैसा लगा, ये नोट्स कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको ज़रा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें। आपका शेयर ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है, आगे हम अच्छे से अच्छी मेहनत करके बहुत अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी हम अपनी तैयारी करेंगे जैसे जैसे टाइम पास आता जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।